हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 30 मिनट्स के अंदर पूरे चैप्टर का बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करेंगे और जिसने पहली बार जो देख रहा है उसको बड़ा अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। चलिए बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करता हूं। और हाँ, मैं हूं अरविंद सर। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, आसान भाषा में फिजिक्स सीख पाएंगे। कई बच्चे ये बोलते हैं कि जो 30 मिनट्स आप पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी आसानी होती है। तो यहां पर मैंने क्या किया है, बहुत आसानी से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप को। उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में आइए और यहां पर आपको मिलेगा, देखिए, क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स। और ये मैंने बड़ा सा थंबनेल भी यहां लगा दिया। इसमें जितनी भी पीडीएफ हैं सब की सब अनलॉक है। इनको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। सो सिंपल एज दैट। चलिए अपने टॉपिक यानी अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में की जान है, कह लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर आप ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हैं तो ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन आप करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां भी लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to the other against electrostatic force is known as a potential difference। तो फॉर्मूला क्या होता है, VBA is equal to WAB upon Q naught। यानी सिंपल भाषा में जो आप लिखते आए हैं, V is equal to W by Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस का आपका फॉर्मूला होगा। यहां चाहिए तो डेल्टा V भी लिख लीजिए। अच्छा, ये इसकी जो यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। V प्लस माइनस हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा इसका। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इसमें ये जो ए पॉइंट था ना, इसको जब आप इंफिनिटी पहुंचा देते हैं तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल कहने लगते हैं। मतलब इंफिनिटी से बी तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे उस पॉइंट पर पोटेंशियल माना जाता है। ये डेफिनेशन है। तो V इज इक्वल टू VB हो जाएगा। बस पॉइंट ये है कि A से B तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओ और जो वर्क डन हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपका पोटेंशियल उस पॉइंट के लिए कहलाएगा। अब इसका जो यूनिट होता है, ये SI यूनिट जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या पोटेंशियल हो, इन दोनों का जो SI यूनिट होगा बेटा, वो वोल्ट ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, SI यूनिट वोल्ट। और पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए मैंने लिखा भी है कि जो पोटेंशियल होता है इंफिनिटी पे, उसको आप जीरो लेके ही चलेंगे बेटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, V इंफिनिटी जीरो माना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज रखा, मान लीजिए प्लस Q, तो इससे R डिस्टेंस दूर P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा। तो ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। यहां Q को विद साइन रखते हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर यहां निगेटिव चार्ज है तो यहां पर निगेटिव पोटेंशियल। तो V Q विद साइन रखोगे तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R बन जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये बात आप पकड़ के रखिएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। एक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनता है। तो ये देखिए, ये डायपोल हो गया, -Q प्लस Q, उनके बीच का डिस्टेंस हमने 2a ले रखा है और इसकी ये एक्सेस हो गई है इसी तरफ, और यहां एक पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर है। यहां पर जो पोटेंशियल बनेगा वो होता है 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। P होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब जब हम शॉर्ट डायपोल की बात करते हैं तो यहां पर R जब A से काफी बड़ा होता है तो फॉर्मूला रिड्यूस कर जाता है और 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर होता है। देखिए आजकल पेपर जैसा आता है उसके हिसाब से ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए किसी भी डायपोल के लिए। और अगर वो शॉर्ट डायपोल है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये जो मैं बता रहा हूं, फर्स्ट क्लास आसानी से काम बन जाएगा। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो कि ये माइनस प्लस जो डायपोल है, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट अगर P मिल रहा है तो वहां पर आपका पोटेंशियल होता है जीरो। ये कई बार एमसीक्यू में आपको चकमा देने के लिए पूछ लेते हैं, ये ध्यान रखिए, V इक्वेटोरियल ऑलवेज भी जीरो पोटेंशियल के लिए। अच्छा, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर अच्छे से करिएगा बेटा। ये क्या है कि पोटेंशियल डायपोल से बनने वाला और पोटेंशियल सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज से बनने वाले में क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू।
तो ये जो डायपोल वाला होता है पोटेंशियल, वो पी और आर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, यानी कि ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू है, और अगर आप ये एंगल लेते हैं कोई थीटा 1, और इसका पी तो जो होगा हो गई, और ये आर है, तो इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल बना। अब यही आर यहां ले लो अगर पी पॉइंट, और ये एंगल बदल दो, तो ये जो वी डायपोल है वो बदल जाता है। लेकिन जो वी सिंगल चार्ज से बनता है वो तो सिंपल, आप जानते हैं कि कहीं पे भी आर हो वो पोटेंशियल तो वही बनने वाला है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। तो पहली बात क्या है कि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और सिंगल चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक होता है डायपोल, और जो सिंगल चार्ज से बनता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। साथ में वी डायपोल प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और वी पॉइंट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर मान लीजिए कई सारे एक से ज्यादा चार्ज मौजूद हैं, तो किसी पॉइंट पर वो नेट पोटेंशियल क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात होती है। ये Q1 जितना पोटेंशियल बना रहा मान लीजिए V1, और Q2 कितना बना रहा मान लीजिए V2, और Q3 कितना बना रहा मान लीजिए V3, इन तीनों को विथ साइन जोड़ दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और जो V आ जाएगा वो नेट पोटेंशियल एट P हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन तो होता नहीं, इसलिए जोड़ना बहुत सरल होता है, बस साइन के साथ जोड़ देते हैं, प्लस माइनस के साथ, बात खत्म हो जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल की जब भी बात की जाएगी तो फुटबॉल सोचना है आपको, अंदर खोखला है और बाहर तो हवा ही है। तो यहां पर अगर आप आउटसाइड रहते हैं, ये देखिए एक स्फेरिकल शेल है यूनिफॉर्मली चार्ज, ये सेंटर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है, यानी आउटसाइड। उस समय जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r होता है। अब जब यही P पॉइंट इसके आ जाता है सेंटर पे, ये क्या दबा दिया मैंने इसके सॉरी सरफेस पे, तो उस समय स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो जाएगी भाई यहां पर। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R जब ऑन द सरफेस होता है, तो इस स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देना है। V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और इनसाइड ये इंटरेस्टिंग है, देखिए यहां पर जब अंदर आते हैं किसी भी शेल के, जब आप अंदर आ जाते हैं, ये और इसका सेंटर है और ये अंदर आ गए, अंदर आने का मतलब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी हो चुकी है। इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो जीरो नहीं होता, और हर जगह कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है? जो सरफेस पे है। यानी सरफेस पे जो पोटेंशियल पाया जा रहा है, इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट पर कहीं चले जाओ वही पोटेंशियल पाया जाएगा। तो देखिए इनसाइड लिखा है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, सब कुछ कांस्टेंट है। अब इसी वजह से इसका जो ग्राफ है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहां से देखिए 0 से लेकर R रेडियस तक ये कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी इस स्फेरिकल शेल के अंदर आप कहीं चले जाओगे उसका पोटेंशियल सरफेस के बराबर ही पाया जाएगा। और उसके बाद V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, इसके हिसाब से बदलता है। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये ग्राफ कई बार पूछते हैं और गलती के चांसेस आप पे बने रहते हैं इसमें, तो ये गलती ना हो पावे। आगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में है उसमें ये रिलेशन ही हमारे कोर्स में है। E इज इक्वल टू -dV/dr। तो ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और dV का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और dV/dr क्या चीज होती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं बेटा इसे। और ये जो माइनस साइन है ना, ये छोटू क्या दिखाते हैं? माइनस साइन। माइनस साइन ये दिखाता है, मैंने लिख भी दिया है जैसे आपके सामने रहे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के दिशा में होता है। तो नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसको पकड़ के रखिए। और dV/dr क्या है? ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ही। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार एक सवाल इस पर जरूर आएगा, और बहुत ही सरल टॉपिक है, तो आप जरूर पकड़ के रखिए। जैसा इसका नाम है, देखिए इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस मतलब आप जानते ही हैं। तो इक्वी पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल हो सरफेस पे हर जगह, तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यही बात लिख दी जाती है। एनी सरफेस हैज सेम पोटेंशियल। कोई भी सरफेस अगर सेम पोटेंशियल रखती है सभी पॉइंट पर सरफेस के, तो उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सरफेस ले लिए कंडक्टर की, कोई भी कंडक्टर ले लें, टेढ़ा मेढ़ा आड़ा तिरछा, उसका जो पोटेंशियल है ऑन दी सरफेस वो सेम मिलेगा। या मैंने फोटो भी बनाया है, देखिए सरफेस पे कहीं चले जाएं आप,
हर जगह आपको V ही मिलेगा। तो किसी भी चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। ये बात यहां पे खत्म हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं। नो वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लीजिए शॉर्ट में मैं ES लिख देता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस को। अगर एक चार्ज को A पॉइंट से आप B पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तभी इक्विपोटेंशियल कहलाएगी। तो और वर्क डन की वैल्यू होती है Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी तो यहां जीरो है क्योंकि A और B का पोटेंशियल सेम है, तो Q इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप चार्ज को मूव कराते हैं तो आप देखेंगे कि वर्क डन जीरो होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे सवाल अक्सर बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर कहीं पर इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए प्लेनर सरफेस है ऐसी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको भी याद करके रखिए। इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पास पास होती हैं, है ना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कई सारी हैं, पास पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कह सकते हो स्ट्रॉन्ग। और जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होती हैं वहां आप कह सकते हो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है या कम है। नो इंटरसेक्शन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसको भी पकड़ के रखिए। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। जैसे ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो यहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, इस स्फेरिकल गोले दिख रहे हैं आपको, ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये पहली इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरी, ऐसी इनफाइनाइट बना सकते हो। ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है, हॉलो टाइप का, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर निगेटिव है तो भी स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल बनेंगे, इनफाइनाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज में, और निगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड, इसका रेडियली आउटवर्ड। और ये डायपोल की बना रखी है, देखिए ये पूछा बहुत जाता है डायपोल को, तब पकड़े रहिएगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो गया डायपोल। और इसकी पोटेंशियल सरफेस देखिए सेंटर पे नहीं है चार्ज, ध्यान रखिएगा, थोड़ा शिफ्टेड है सेंटर से इधर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है इसलिए क्लोज करो, और यहां दूर दूर, तो इसका ध्यान रखिएगा, सेंटर पे नहीं बनाइएगा। और ये टू इक्वल एंड सेम चार्जेस, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डॉटेड लाइन से आपको दिखाई गई है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये इस तरह से प्लेन मिलने वाली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कई चार्जेस हैं, उनके बीच की एनर्जी क्या होगी। तो उन चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर इकट्ठा करने में जो वर्क डन आपको करना पड़ता है वही उसकी उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। यही लिखा दी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग, असेंबलिंग मतलब इकट्ठा करना। द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर दो चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। अगर ये तीन है तो जोड़े बना बना के लिखते हैं, देखिए U इज इक्वल टू 1/4πε0, सब में कॉमन होगा। अब ये Q1 Q2 का जोड़ा बना दिया और जो बीच का डिस्टेंस R12 नीचे लिख दिया, ये देखिए। फिर 1 का 3 से बना लीजिए, फिर उसके बीच की डिस्टेंस ये R13 यहां लिख दिया। फिर 2 और 3 का बना लीजिए, R23 नीचे, सारा पेयर बनाते हैं। तो अगर 3 चार्जेस हैं तो इस तरह से फॉर्मूला, और 2 हैं तो ऊपर वाला आपको दिखाई पड़ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डायपोल को घुमाते हो θ1 से θ2 तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो U इज इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 से θ2 आप घुमा रहे हो तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी सेव हो जाती है सिस्टम में जो आप वर्क डन कर रहे हो। और जो पोटेंशियल एनर्जी है θ इज इक्वल टू 90 पर 0 लेते हैं। θ 90 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच के एंगल का जिक्र किया जा रहा है। ये देखिए P और E के जो बीच का एंगल होता है, अगर ये 90 हो गया तो 0। और नॉर्मली बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल माइनस P डॉट E इज इक्वल टू माइनस P cos θ। ये आप ध्यान रखिए, थीटा किसके बीच में है? थीटा P एंड E के बीच में थीटा है। कई बच्चे गलत कर देते हैं तो मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको ये ध्यान रहे अच्छे से।
अब स्पेशल केसेस क्या होते हैं? पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तब मिलती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू जब 0 हो तो मिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उस समय यू की वैल्यू होती है -p विच इज मिनिमम। ये बहुत पूछा जाता है। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम होगी। और पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, जब थीटा 0 होता है मतलब P और E के बीच में एंगल 90 बन जाए तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो U इज इक्वल टू 0। अब पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखिए बहुत पूछी जाने वाली चीजें स्टेबल और अनस्टेबल। जब आप थीटा 180 डिग्री होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का आपको पोजीशन मिलता है। तो इसमें P और E इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। और उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है प्लस PE के बराबर। तो ये स्पेशल केसेस हो गए। फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? तो देखिए क्या होता है, मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल के एक एटम बना दिया मैंने कह लीजिए। और जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसको, क्योंकि फ्री चार्जेस रहते हैं, तो ये आयन बचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पॉजिटिव आयन हो जाएगा जिसे बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्योंकि आयन मूव नहीं कर सकता इसलिए है तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता इसलिए करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। हमें तो मूवमेंट वाला चार्ज चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो भैया भर भर के मूव करता है। 10 की पावर 29 होता है 1 मीटर क्यूब में। मेटल्स में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं करंट फ्लो में। इसी को बोलते हैं फ्री चार्जेस, क्योंकि ये मूव करने के लिए फ्री हैं। और इनको बोलते हैं बाउंड चार्जेस, जो कि फ्री करने को मूव नहीं। ये अलग से आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए मैंने स्लाइड अलग से डाली है जिससे कोई चीज रह ना जाए। अब बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर जब कोई कंडक्टर रखते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, ये हमेशा याद रखिएगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जा रही है। जब चार्जेस रुके हुए होते हैं उस समय कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। जस्ट आउटसाइड ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सारी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आती हैं जब चार्जेस रुके हुए होते हैं। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0, एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस। अंदर कोई चार्ज कंडक्टर के नहीं होता, जो भी चार्ज आप देते हैं सब का सब कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है। ये मामला हो गया। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस। आपको बताया था क्यों पोटेंशियल सरफेस बनाता है। तो ये पोटेंशियल और इसके अंदर कहीं भी आप पोटेंशियल ले लेंगे तो हर जगह पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। E इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी चार्ज कंडक्टर से वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये एन कैप है नॉर्मल सरफेस के डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है और हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन सरफेस एरिया, और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, E इज इक्वल टू 0 इन कैविटी। अगर किसी कंडक्टर मान लीजिए ठोस कोई गोला है या टेढ़ा मेढ़ा जैसा है, उसके अंदर कोई वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलता है। जैसे दांतों में कैविटी नहीं हो जाती है अंदर, तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, डेंटिस्ट लोग। अब इसी कैविटी का फायदा उठाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते हैं। देखिए शील्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षा किसको देनी पड़ेगी? सुरक्षा उसको देनी पड़ेगी जो हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव डिवाइस है। तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम कैविटी बनाकर उसके अंदर वो डिवाइस रख देते हैं, तो बाहर कोई असर ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज द फिनोमिना ऑफ मेकिंग रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको फेराडे केज का भी नाम दिया जाता है ना। ये एक बार केस स्टडी आई थी तो उसके लिए फेराडे केज का जिक्र किया गया था। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की। अब बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये इंसुलेटर होते हैं, जैसे ग्लास है, वाटर है, वैक्स है, एयर है। अब डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके चार्जेस प्लस और माइनस वाले चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता। जैसे कि H यहां प्लस लिख दो और Cl माइनस, तो H प्लस और माइनस में एक के ऊपर एक नहीं आए, ओवरलैप नहीं किए, कुछ डिस्टेंस हो गई, तो ये डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो ये पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, जैसे Cl है, H2O वगैरह वगैरह। नॉन पोलर क्या होते हैं?
इनका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक के ऊपर एक ओवरलैप कोइंसाइड कर जाता है, तो कोई डायपोल मोमेंट बनता नहीं, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि H2 या कार्बन डाइऑक्साइड उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब जो भी डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उनके अंदर पोलराइजेशन डेवलप हो जाता है। पोलराइजेशन डेवलप होने का मतलब कि आप अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो इधर पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर निगेटिव, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन होना, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण होना। तो हिंदी से अगर आप जानते हो तो पता होगा, वरना पोलराइजेशन का मतलब प्लस एक तरफ जा रहे हैं, माइनस एक तरफ जा रहे हैं। तो पोलर एंड नॉन पोलर बोथ डेवलप ए नेट डायपोल मोमेंट। अब इसके नेट डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा, प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस आ गया। डायपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों ही पोलराइजेशन डेवलप करते हैं। ये इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर ई है तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई नेट, वो होता है ई नॉट अपॉन के। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कभी भी सवाल में ऐसा आ जाए कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो अंदर का कितना, ये ई नॉट लिख दो इस समय, बाहर का ई नॉट है तो अंदर हो जाएगा अपॉन के, बात खत्म हो गई। ये भी बढ़िया बात। अब इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक सब्स्टिट्यूबिलिटी में एक रिलेशन होता है, K इज इक्वल टू 1 माइनस साई। इसको याद रखिएगा, छोटे छोटे के नंबर के सवाल आपको मिलते हैं। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 1 को आप पहचानते हैं और ये सब्स्टिट्यूबिलिटी हो गई। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। जब आप किसी इंसुलेटर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो तोड़ने की कोशिश करता है। जब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, मतलब वो जहां पर वो टूटेगा, समझ लीजिए जैसे टूटने वाला हो, उसको हम बोलते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एयर की होती है 0.8 केवी मिलीमीटर पर मिलीमीटर, माइका की 160 हो जाता है मामला। तो एक्चुअली ये मामला डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह का है, जैसे आप टेस्टर देखते हैं ना, यहाँ कहीं टेस्टर मेरे पास अभी ढूंढना पड़ेगा, यहाँ दिख नहीं रहा, वहां रखा हुआ, लाएंगे तो समय लग जाएगा इसमें। तो जो टेस्टर होता है जिससे आप बिजली चेक करते हो, झालर वालर लगाते हो तो टेस्ट करते हो ना, वही लेके अगर खंबे पे चढ़ जाओ 11,000 वोल्ट पे और लगाओगे तो आपको करंट मार देगा। उसका जो इंसुलेशन प्लास्टिक लगा होता है ना, वो मेल्ट कर जाता है। यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, अक्सर मैं उसको यूज करता रहता हूँ लेकिन आज दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पीला पीला या हरे रंग का आता है तो प्लास्टिक चढ़ा होता है, उसको जैसे ही बहुत तगड़े वोल्ट पे लगाओगे, धूं से बोले करंट लग जाएगी, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 11,000 वोल्ट को झेल नहीं पाती और घर में 220 वोल्ट को झेल लेती है। ये फर्क रहता है जिसे आप को रिलेट करें और मजा आए फिजिक्स में। खैर, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जो आप किसी कंडक्टर को जैसे जैसे चार्ज देते हैं वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं C, तो Q इज इक्वल टू CV। इसी C को बोलते हो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये जो C होता है Q अपॉन V, ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर पे, कितना बड़ा है छोटा है, किस शेप का है, सी उस पर डिपेंड करेगा। परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग, आजू बाजू कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा, और अगल बगल कोई और कंडक्टर तो नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है सी। सी जिस पे डिपेंड नहीं करता, इंपॉर्टेंट है, चार्ज पे। ऐसा लगता है अगर बच्चों से पूछो क्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो सोचते हैं सर क्यू बढ़ा देंगे तो सी बढ़ जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है इस फॉर्मूले से। लेकिन जब आप क्यू बढ़ाते हो ना तो वी भी बढ़ जाता है, इसलिए क्यू बाई वी का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। तो चार्ज बढ़ाने पर सी चेंज नहीं होता, ये दिमाग में ठूस लीजिएगा आप। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो फैराड होती है, एसआई यूनिट इज फैराड। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल मेटल का कंडक्टर है उसका कितना कैपेसिटेंस होगा, होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, और आर इसकी रेडियस है, बाकी फॉर्मूला। और एक फैरेड जो होता है, अगर आप एक फैरेड का कंडक्टर लेना चाहें तो उसकी रेडियस निकलती है 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर, जो कि 1500 गुना ज्यादा है अर्थ की रेडियस से। इससे यह साबित होता है कि भैया 1 फैरेड जो क्वांटिटी है, यूनिट, वो काफी बड़ी है, इसलिए माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, माइक्रोफैरेड पिकोफैरेड, क्योंकि एक फैरेड काफी बड़ा है, धरती से 1500 गुना बड़ा, धरती पर रखेंगे कहां। कैपेसिटर का सिंबल, फिक्स्ड कैपेसिटर की बात करें तो इस तरह से बनाते हैं, और वेरिएबल कैपेसिटर तो बीच में एक एरो खींच देते हैं। तो ये कैपेसिटर होती क्या चीज है, डिवाइस टू स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। ये एक डिवाइस है जो कि एनर्जी और चार्ज को स्टोर करती है। आपके जो कोई टेढ़ा मेढ़ा मोबाइल फोन पड़ा हो तो मैं यहां दिखाऊं,
ये देखिए यहाँ पे फ्लैश लगा हुआ है, ये एक है ना, ये फ्लैश, ये मोबाइल में जो फ्लैश होता है इसमें कैपेसिटर लगा होता है बेटा। तो क्योंकि जब आप फोटो खींचते हो तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये फ्लैश चमकाने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी जो होती है, जो पावर दे रही होती है, वो एकदम से इतनी पावर नहीं दे सकती, इसलिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में थोड़ा आया होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, जो आपके लिए बेसिक सबसे सिंपल वाला है, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ए होता है इसका एरिया प्लेट का और डी होता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर पूरा भर दो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है K टाइम्स, यानी C डैश, इसको C डैश कर दो, इज इक्वल टू KC। और इसी में देखिए K से मल्टीप्लाई, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर किसी कैपेसिटर में आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, तो वो जो कैपेसिटर है वो K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज में अगर आप कैपेसिटर्स लगाते हैं तो फॉर्मूला चलता है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 एंड सो ऑन। अगर पैरेलल में लगाते हैं तो फॉर्मूला चलता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला 10th में पढ़ा था उससे उल्टा है। रेजिस्टेंस वाले में आपको याद होगा सीरीज में लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, यहां पर उल्टा रहता है। मैंने ऐसे याद कर रखा तो मैंने कहा आपको बता दूं। और पैरेलल में 1 अपॉन कर दो, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1, इसका उल्टा है मामला कुल मिला के। ये लिखने का मकसद ये कि इसका उल्टा होता है। जैसे 10th में जो चीज थी उसी के ऊपर आप याद करोगे तो आसान लगने लगेगा आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, ध्यान रखिएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में सेव होती है। जो भी आप चार्ज देते हैं, जो एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और कितनी एनर्जी होती है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या हाफ QE के बराबर। और अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हों या पैरेलल में लगे हों, एनर्जी सिंपली जुड़ जाती है। उसमें फॉर्मूला 1 अपॉन करके ना लगा देना, सिंपल U1 U2 U3 को जोड़ देना है। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए एनर्जी डेंसिटी। बढ़िया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, अब मान लीजिए एक कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, और इस पे पहले चार्ज Q1 था और इस पे पहले चार्ज Q2 था, और इसका पहले पोटेंशियल V1 था, इसका पहले पोटेंशियल V2 था। अब इसको एक तार से कनेक्ट कर दोगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, और थोड़ी देर बाद जब दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाता है गोलों का, तो ये चार्ज फ्लो होना बंद हो जाते हैं। तो जब ये फाइनल, जब दोनों के सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, तब कितना इस पर चार्ज होगा उसको Q1 डैश कह रहे हैं, और Q2 डैश इक्विलिब्रियम में, तो उसका वो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू होती है C1 अपॉन C2। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का नाम दिया जा रहा है। कॉमन पोटेंशियल, जब इसमें से चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा तो इसका कॉमन पोटेंशियल जो दोनों का सेम होगा वो कितना होगा? वो होता है V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको भी याद कर लीजिए, आपके काफी काम आएगा। अच्छा, जब करंट फ्लो होती है, किसी ये कंडक्टिंग वायर है, तो उसमें हीट की वजह से हीट एनर्जी लॉस लूज करते हो, तो कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इससे आप लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, अगर कोई आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है जो पूरा नहीं भरा है, भाई पूरे सेपरेशन थी D, और स्मॉल t जो है छोटा है D से, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बाहर थोड़ी चला जाएगा, तो अगर छोटा है तो इसको बोलते हैं पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अक्सर सवाल आता है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। और कहीं कंडक्टर की बात कर दी जाए इस डाइलेक्ट्रिक की तरह, तो कंडक्टर का K होता है इंफिनिटी, वो ऐसे पुट कर दीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अब इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स, अब इसमें क्या है कि एक कैपेसिटर को पहले हम फुली चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, जैसा आप देख रहे हैं घुसेड़। एक बार क्या है, बैटरी कनेक्टेड रहती है, तो ये लिखा है बैटरी केप्ट कनेक्टेड। एक बार हम इस बैटरी को हटा देते हैं फिर डालते हैं तो बैटरी डिस्कनेक्ट। मतलब एक पहले कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया, बैटरी लगे रहने दी, फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे,
तो ये केस है। बैटरी हटा दी फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो ये केस है। देखते हैं किन किन पैरामीटर में कैसे चेंज होता है। तो जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है तो चार्ज आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो भी चार्ज उतना ही बना रहता है, क्योंकि चार्ज कहीं भाग तो सकता है नहीं, तो बैटरी है नहीं। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड रहती है और डाइलेक्ट्रिक आप डालते हैं तो चार्ज k टाइम्स बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, बैटरी जब डिसकनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल k टाइम्स कम हो जाता है V0 अपॉन, जबकि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो बैटरी का काम ही है पोटेंशियल को मेंटेन करना, तो V इज इक्वल टू V0 बना रहता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अपॉन K, बैटरी डिसकनेक्टेड है तो कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जो आपके काम आ सकते हैं, जैसे कि कई बच्चे, हर बच्चे को 10 साल के पीवाईक्यू लगाने ही पड़ते हैं एग्जाम के लिए, और साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स और डेरिवेशंस 130 जो है, इन सबका मैंने वीडियो बना के आपको दे दिया ऑल इन वन कोर्स के अंदर सुपर इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप अगर ये लगाना चाहें और मदद चाहिए इसमें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्कूलों में असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी का प्रैक्टिस ना के बराबर होता है, कई जगह तो होता ही नहीं है। तो 24 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके, तो मैंने एमसीक्यू, एआर, केस स्टडी, साथ साथ इसको और पावरफुल बनाने के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू भी सॉल्व करके दे दिए हैं। तो इसको आप लेकर लगा लेते हैं अगर कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक, तो आपके 24 नंबर पक्के हैं। तो कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक उस इशू को सॉल्व करता है। कई बच्चों को फास्ट रिवीजन चाहिए होता है, इतना कोर्स एकदम से रिवाइज करना भारी पड़ता है, तो यहां पर थ्योरी नोट्स मैंने बना दिए पीडीएफ, हैंड रिटन प्लस कुछ टाइप, और डेरिवेशन सारे एक जगह लिख दिए अलग से, पीडीएफ फॉर्मेट प्रिंटेबल, और फॉर्मूला शीट प्रिंटेबल पीडीएफ, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियोस दे दिए जिससे फटाफट आप रिवाइज कर सके। तो इसमें जिसमें भी इशू आपको लगे वो कोर्स लेकर अपनी प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। और कई बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर हमको तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो तीनों की जरूरत पड़ेगी हमको, तो वो ले सकते हैं द्रोणा। द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स इन्वॉल्व है, साथ में पूरे सिलेबस की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, पूरे 14 चैप्टर की हर टॉपिक की, और भी बहुत कुछ है। तो द्रोणा अगर लेना चाहेंगे तो ये सब कुछ का सोल्यूशन है। द्रोणा लेना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइएगा और यहां आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी मदद कर पाया हूं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।